हाँ तो जी नमस्कार दोस्तों, आज है 2025 का पेपर लेकर पूरा एमपीपीएससी का 2025 का पूरे पेपर 1 से 100 प्रश्न। उन सभी प्रश्नों पर अच्छे से बात करने वाले हैं एक एक प्रश्न पर। चूंकि आप जानते हैं कि कोई सी भी एग्जाम हो उसमें पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है। तो उन सभी प्रश्नों के साथ आज मैं 2025 का पूरा पेपर लेकर आया हूँ। और सभी साथियों को बता दूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 2, यूनिट 5 और साथ ही साथ पीवाईक्यू सेशन पूरे इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें, सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। एक एक प्रश्न पर अच्छे से बात करने वाले हैं। और आप सभी जो भी नए हैं, पूरे वीडियो जो डाल चुका हूँ मैं, वे सारे आपके लिए यूज़फुल है, तो वह जाकर उनको देख लें। आज हम 2025 का पूरा पेपर 2019 से लेकर 24 तक मैं डाल चुका हूँ। एक पेपर और बचा है, उसका मैं डाल देता हूँ। तो वो आप सभी एग्ज़ाम से पहले उसको देखकर उससे एनालिसिस करके आप अपनी एग्ज़ाम बेहतर तरीके से देवें, है ना। तो अपने जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करते हैं। सभी पहले प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से और फिर ऑप्शन को देखना है, उसके साथ आंसर करना है। 2025 का पूरा पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर करना है ना। तो निश्चिंत होकर सारे वीडियो को मतलब अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न पर अच्छे से बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजसिम्हा शैली, मामल शैली, महेंद्र शैली या फिर नंदी वर्मन शैली। तो कौन सी शैली में कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना है, तो आप सभी को ध्यान रखना भाई, राजसिम्हा शैली जो प्रमुख रूप से कांची का कैलाशनाथ मंदिर बना है। तो जो भी शैलियों से प्रश्न बने हैं, किस किस तरह से मंदिरों का निर्माण हुआ है, उससे प्रश्न बनते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। अगला देखो, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपको बताना है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वेब सीरीज सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है एडोब फोटोशॉप, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है ए और बी दोनों, मतलब ग्राफिक सॉफ्टवेयर साथ में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, दोनों ही प्रमुख रूप से इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो आप सभी ने ये प्रश्न बहुत ही सरल है, पिछले भी वर्षों में पूछा गया है। ऑप्शन आप देख लीजिए, 11 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 13 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने राज्य 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए थे, आप सभी को ध्यान रखना है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो उस समय प्रमुख रूप से सबसे पहले राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से बनाए गए थे, है ना। और सारे ही प्रश्न जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं वे अगले वर्ष में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, इसलिए पीवाईक्यू लगाओ तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखो कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी, आपको बताना है। 22 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 22 अक्टूबर 1946 या फिर 22 अगस्त 1946। तो कब की गई थी भाई, आप सभी बताएंगे। प्रमुख रूप से जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा 16 अगस्त यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रमुख रूप से 16 अगस्त 1946 1946 के माध्यम से सीधी कार्रवाई घोषणा मतलब 1946 को की गई थी। अगला देखो, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि यह तिथि संबंधित आपको बताना है क्या हुआ था उस दिन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, नई बंगाल विभाजन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था या महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। तो क्या हुआ था भाई, तो आप सभी जानते हैं कि 1930 में प्रमुख रूप से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। वहीं जलियांवाला बाग कब का है, आप सभी जानते होंगे 1919 का है। वहीं बंगाल विभाजन 1905 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 1942, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्न में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति व जनजाति की बड़ी आबादी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रणनीति स्थिति। तो क्या है जो भारत में विशेष दर्जा देने के लिए निम्न में से कौन सा पैरामीटर प्रमुख रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, तो भैया आप सभी को पता होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति की बड़ी आबादी, है ना, ये प्रमुख रूप से जो है इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं विशेष राज्य के दर्जे के लिए पहाड़ी यानी कठिन उनका रहवास होना चाहिए, साथ में कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रणनीतिक स्थिति होनी चाहिए। तो ये प्रमुख रूप से प्रमुख पैरामीटर है जिसमें क्या होता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। अगला देखो, 18वीं लोकसभा के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है,
मतलब आपको इसमें से एक गलत युग्म है वो बताना है, बाकी 3 सत्य हैं। लोक लेखा समिति के वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति वैजयंती पांडा, SC ST कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते, या फिर OBC कल्याण समिति गणेश सिंह। तो क्या प्रमुख रूप से निम्न ऑप्शन में से जो गलत है वो सभी साथी बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। और आप सभी को आंसर ध्यान रखना है भाई, जो प्राक्कलन समिति है वैजयंती पांडा ये प्रमुख रूप से गलत है, वहीं तीनों ही लोक लेखा समिति के वेणुगोपाल सत्य है, SC ST समिति फग्गन सिंह कुलस्ते सही है, वहीं OBC कल्याण गणेश सिंह ये आपको ध्यान रखना, प्रमुख तीनों ही सही है। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न है, 2023 एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के संदर्भ में गलत एथलीट खेल युग्म कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, तजिंदर पाल सिंह सूर शॉटपुट से, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टिपल चेस से, पारुल चौधरी 5000 मीटर, अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट से। तो क्या प्रमुख रूप से गलत एथलीट युग्म है आपको बताना है भारतीय स्वर्ण पदक एशियाई 2023 के खेलों में। तो ये प्रमुख रूप से डी गलत है, बाकी तीनों ही सत्य है ना। तो आपको पैटर्न को समझना है, किस किस खेल से प्रश्न बनते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं, साथ में जो यूनिट्स हैं उनसे तो बनते ही हैं। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझना है, उसके अनुसार अपनी तैयारी करते जाना है। निम्न में से कौन सा देश और भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है आपको बताना है। रूस इंद्र से, किर्गिस्तान खंजर, सेशल्स लामितियो और थाईलैंड युद्धाभ्यास। तो कौन सा गलत है भाई, सैन्य अभ्यास युग्म गलत है आपको बताना है, बाकी 3 सत्य हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना, थाईलैंड वाला गलत है, वहीं रूस इंद्र का है, रूस इंद्र युद्धाभ्यास है, किर्गिस्तान खंजर है, सेशल्स लामितिया है, जो प्रमुख रूप से तीनों ही सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलो, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो डेटा को अभेद पहुंच से सुरक्षित रखता है आपको बताना है। इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी या कॉन्फिडेंटिलिटी। तो क्या है प्रमुख रूप से निम्न में से आंसर जो आपको सही लगता है। यानी डेटा सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांत के तहत जो है उसको डेटा को अवैध पहुंच से सुरक्षित रखता है। तो आपको सभी को ध्यान रखना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंटली, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, निम्न में से ये आंसर होगा इसका। अगला देखो, ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन आवरण 10% से कम है। आप सभी को बताना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के माध्यम से जो रिसर्च होती है उसके अनुसार आवरण 10% से कम किस जिले में आपको बताना है। अशोकनगर से, मुरैना से, भिंड से या फिर गुना से। मतलब किस जिले में सबसे कम है 10% से कम। तो आप सभी जानते हैं भिंड है प्रमुख रूप से इसका आंसर, है ना। आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस आयोग का गठन का प्रावधान है आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो निम्न में से कौन सा आंसर है आपको सही बताना है ना। देखो बीच बीच में चुटकुले या कोई कहानी, गीत, संगीत, ठुमरी अभी फिलहाल मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 100 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक से पढ़ के उनके ऑप्शन पढ़ के आंसर बताना, थोड़ी बहुत उस पर बात करना, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। लेकिन फिर भी है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और अगर हो रही है तो होने दो, है ना। अपने जिया को कंट्रोल में रखो, मन को कंट्रोल में रखो, दिमाग को कंट्रोल में रखो और काम करते रहो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ ओवर थिंकिंग किए। ऑप्शन देख लिया है, आंसर करो क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर है भाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो प्रमुख रूप से 338 में इसका प्रावधान है। अगला देखो, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या होगा। बहनाओं को लाडली योजना के माध्यम से खुश किया गया है और अभी तक खुश हो रही है वो। और लाडला भैया योजना परेशान हो रहे हैं कि हमें हमें भी कुछ दे दे, कम से कम नौकरी ही मिल जाए तो बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी। मिल जाएगी भाई, मेहनत करते रहो, मिल जाएगी एक दिन। लेकिन बहनाओं के मतलब बहनों को भी खुश रहने दो। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए खुन्नस पाल लो कि यार देखो उनको पैसा मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है। तो तुमको सिर्फ तुमको छूट है ना भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो ज़माने में, लेकिन उनके लिए बहुत सारी बाधाएं, मतलब लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शायद किसी के सामने कह नहीं पाती, लेकिन अगर किसी भी माध्यम से उनकी थोड़ी बहुत भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि महिलाएं या नारियां या बहनें सभी जो है सम्मान की हकदार हैं और उनको वही इज्जत, वही सम्मान समाज में मिलना चाहिए जो उनके लिए है। और उनके लिए ही हमें हमें भी, हमारी नज़रों में भी उनका सम्मान हमेशा से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता वो कितने सेक्रीफाइस करती हैं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने माता पिता हुआ, भाई हुआ, परिवार के लिए कितने सेक्रीफाइस वो करती हैं। शायद ही उसका मन जानता होगा, शायद ही कोई और उसे समझ पाए, उसके अलावा।
है ना। तो बस वही है कि चाहे कहीं से भी अगर उनको थोड़ा बहुत सम्मान मिल पा रहा है, चाहे रुपयों में सही, लेकिन मिलने दो, संतुष्टि रखो, तुमको भी मिलेगा। ऑप्शन क्या है देखो, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, विवाह खर्च, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण और आपराधिक न्याय प्रणाली में अधिकार। तो क्या है इसमें प्रमुख रूप से आंसर, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य था। तो आप सभी को पता होगा भाई, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य पोषण और स्तर जो है प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य था। अगला देखो, 30/4/1977 और 23/6/1977 के दौरान राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। यानी राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में, कब कब लगा है, और उस समय जब पहली बार लगा था यानी 1977 में, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है, राज्यपाल कौन थे। तो ये भैया प्रमुख रूप से, भैया आंसर देख लिया आपने, ऑप्शन देख लो, सत्यनारायण सिन्हा जो थे उस समय प्रमुख रूप से जो है राज्यपाल रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना, और कब कब लगा है, 1977 में लगा है, 1980 यानी 1980, और 1993 यानी 1993 में। तो 3 बार ये आपको डेट याद रखनी है, प्रमुख रूप से 3 बार जो है भारत में एमपी में राष्ट्रपति शासन लगा है। अगला देखो, एमपी के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप, पट्टाभी सीतारामैया, हरि विनायक पाटस्कर, और चेंगल्ला राय रेड्डी, और सत्यनारायण सिन्हा। बाकी ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है, चेंगल्ला राय रेड्डी, है ना। तो नाम अच्छा नहीं लगना चाहिए, नाम नहीं, आंसर अच्छा होना चाहिए, है ना भाई। आंसर क्या है, तो मध्य प्रदेश किस राज्यपाल का कार्यकाल जो है सबसे छोटा रहा है, तो पट्टाभी सीतारामैया, सभी जानते हैं पट्टाभी सीतारामैया का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। अगला देखो, मार्च 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा को स्थापित क्षमता सर्वाधिक किस राज्य में थी, आपको बताना है। तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर कर्नाटक में। बताओ भाई सभी, जो है सौर ऊर्जा स्थापित करने का सर्वाधिक किस राज्य में थी। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है उसका प्रमुख रूप से आंसर था, जो है सौर ऊर्जा को स्थापित सर्वाधिक किस राज्य में है, तो राजस्थान। अगला देखो, 2001 से 11 दशक में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, आपको बताना है। यूपी की रही है, राजस्थान की रही है, मेघालय की रही है, या फिर बिहार की रही है। तो आप सभी को ध्यान रखना, 2001 से 2011 के मध्य जो है प्रमुख रूप से मेघालय की प्रमुख रूप से जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अगला देखो, नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित करने वाला चक्रवात कौन सा था, आपको बताना है। असना, दाना, बिपरजॉय, या फिर फेंगल। तो क्या प्रमुख रूप से नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग में प्रभावित करने वाला चक्रवात रहा है। तो देखो, हर साल चक्रवात आते हैं, हर साल कोई ना कोई समस्या भारत या तटीय राज्यों में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस समय कौन सा चक्रवात आया था। 2024 में उस समय आया था भैया फेंगल, ये आपको ध्यान रखना है प्रमुख रूप से। तमिलनाडु के तटीय भाग में फेंगल चक्रवात आया था, उसके माध्यम से वहाँ पर थोड़े से नुकसान देखे गए, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखो, यानी इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये पूछा गया था, तो इस आधार पर इस साल या पिछले साल जो पूछे जाएंगे उनको आपको अच्छे से देखना है। 2024 में भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, काकरापारा, गेगा, कलपक्कम, तमिलनाडु, सॉरी कुनकुलम। तो कौन सा है प्रमुख रूप से, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि भाई जो है 2024 का भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था, तो आप सभी जानते हैं कुनकुलम। ये कहाँ भैया, दोनों ही तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। वहीं केगा कहाँ है, कर्नाटक में। केगा कहाँ है भैया, कर्नाटक में। और काकरापारा ये गुजरात का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों चारों को आपको नाम याद रखना है, काकरापारा गुजरात, वही केगा कर्नाटक, साथ में कल्पक्कम और कुणकुलम दोनों ही तमिलनाडु के हैं। अगला देखो, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद देखने को मिलता है, आपको बताना है। बृहदारण्यक, तैत्रेय, ऐत्रेय, या फिर प्रश्न। और ये है तो ऑप्शन ही गलत दे दिए, ये नहीं है भाई, है ना, यहाँ कट लगाओ, इसको नहीं देखना। 3 में से बताओ भाई अब क्या इसका ऑप्शन होगा, प्रश्न दे दिया बताओ। ये भी सस्ता नशा करके टाइप किया है ना, अपने को सस्ता नशा नहीं करना है, तुमको नहीं करना है बिल्कुल भी, तुमको एकदम एनर्जेटिक, एकदम भांग वांग पी के जो भी है तम्बाकू उनको यहाँ साइड में दबा के आराम से, बिल्कुल जो एनर्जी चाहिए एनर्जी ले लेना, लेकिन पढ़ाई करना। तो भैया मानना मत रे, नहीं तो बोल दिया कि इनने तो बोल दिया कि भैया करो साहब, ऐसा नहीं है ना। देखो भले ही आपके जीवन में कितने ही कष्ट आए, कितने ही तकलीफें आए, कितना ही कुछ आए, लेकिन तुमको अपने नैतिकता वाले पथ से भटकना नहीं है, ना कोई ऐसा काम करना है जो आपको और आपके परिवार को दुख दे या आपके लिए हमेशा गलत हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो
बिल्कुल भी भटकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कितना ही प्रेशर हो, अपनी पढ़ाई करते रहना है और भगवान के शरण में रहो और पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक समय पे। और फिर तुमको लगने लगेगा कि सब कुछ सही था, सब कुछ सही हुआ, आज गलत लग रहा है लेकिन कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या है देख लिया आपने, ऑप्शन देख लिया तो फिर आंसर देखो भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक, है ना। अगला प्रश्न देखो, भारत में रोबोटिक्स स्थापित करने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है। ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन है भैया AICRA, यानी फुल फॉर्म आप देख लो क्या है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, एक सेकेंड, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन है AICRA यानी ऑल इंडिया, अच्छे से मैं लिख देता हूँ भाई, है ना, ऑल इंडिया। इसमें क्या सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, क्या लिखा है देखो, ऑल इंडिया फॉर फॉर रोबोटिक्स, रोबोटिक्स टिक्स एवं ऑटोमेशन, ये हो गया, है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा क्या क्या है भाई, NIRA, मतलब क्या है इसका, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, एंड आर्टिफिशियल, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल। थोड़ा सा राइटिंग भी है, थोड़ा सा समझ लेना, है ना, क्योंकि कभी कभी मेरा पेन टेप सही से वर्क नहीं करता, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल। आगे क्या है, स्टेम, स्टेम मिशन आप सभी जानते हैं, भारत और विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना, इसमें सभी है, भारत और विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, और गणित, है ना, तो ये है इसका स्टेम का। फिर RSCI, ये क्या भैया, तो ये भारतीय रोबोटिक्स, भारतीय रोबोटिक्स, भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र, कौशल केंद्र, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑप्शन उन्होंने पूरा लिखा नहीं था, तो ये मैंने आपको फिर से लिख के बता दिया। तो क्या इसका प्रमुख रूप से आंसर होगा, आपको ऑप्शन देखिए, अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आए फिर भी समझ लेना है, मैंने बोल के बताया आपको, है ना। तो इसका प्रमुख रूप से जो आंसर क्या था, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने का वाला शीर्ष निकाय कौन सा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है क्या है इसका आंसर, AICR यानी ऑल इंडिया फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, है ना। अगला देखो क्या इसका आंसर होगा, बेज सॉफ्टवेयर जैसा दिखने वाला मेलवेयर क्या कहलाता है, यानी बेज सॉफ्टवेयर जैसे दिखने वाला मालवेयर जो प्रमुख रूप से नुकसानदायक होता है, लेकिन उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, कीलॉगर, रेंसमवेयर, ट्रोजन या फिर स्पाईवेयर। तो क्या है इसका, बेज सॉफ्टवेयर जैसे दिखने वाला मालवेयर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जो होगा भाई सी, ट्रोजन होगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलो, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, आपको बताना है, 340, ऑप्शन बी है 349, 342 या फिर 338। तो क्या इसका आंसर होने वाला है, अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यानी 342, 340, आर्टिकल 342 के तहत जो है अधिसूचना अनुच्छेद के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिसूचना जारी करता है। अगला देखो, MP में मैंगनीज के संबंध में सही कथन आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये देखो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ए है, ये एक सेकेंड, ए मत लगाओ, एक है, दो है, तीन है और ये चार है, ये चार आपको प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से और बताओ क्या इसका आंसर होगा, आप ही पढ़ लो, सही कथन आपको बताना है मैंगनीज के संबंध में। पढ़ लिया, समय हो गया, खत्म हो गया है भैया। इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर बी यानी 2, 3 और 4 सही है, यानी वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान था, सही बात है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों जैसे मैंगनीज के निक्षेप हैं, ये भी सही है। वहीं झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज निक्षेप है, ये भी सही है भैया, ये तीनों ही सही हैं। वहीं एक गलत है, 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज निक्षेप देश के द्वितीय स्थान पर है, ये गलत है भाई, ये रॉन्ग है, वहीं तीनों ही सत्य है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, आपको बताना है, व्यवसायिक कदाचार, संविधान का उल्लंघन, लाभ व्यवसाय या फिर मानसिक अस्थिरता।
तो भैया संविधान का अगर उल्लंघन होगा तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये प्रमुख रूप से आधार है। अगला देखो, एमपी में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। दक्कन लावा अक्षय से निर्मित है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक है, नमी धारण क्षमता अधिक है, या पश्चिम भागों में पाई जाती है। क्या आंसर होगा, सभी बताएंगे, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी डीएसपी साहब बंदूक निकाल के, है ना, बताओ आंसर क्या इसका होगा। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये प्रमुख रूप से गलत है। ये प्रमुख रूप से क्या होता है, लाल मिट्टी पीली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। वहीं ये तीनों ही दक्कन लावा के अक्षय से निर्मित है, नमी धारण करता है और पश्चिम भागों में अधिक पाई जाती है। अगला देखो, आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH कहाँ स्थित है आपको बताना है। इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, या फिर जबलपुर में। तो कहाँ है प्रमुख रूप से स्थित, आपको बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी है, जबलपुर है। तो जबलपुर आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख रूप से जो है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला देखो, शंकरसा और रानी दुर्गावती पुरस्कार का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। उच्च अध्ययन हेतु आवास। ऑप्शन बी है क्या है, 10वीं 12वीं के मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन। तीसरा है तकनीकी शिक्षा प्रोत्साहन, और साथ में चौथा है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को सहायता। तो क्या इसमें आंसर प्रमुख रूप से है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार को का उद्देश्य जो है प्रमुख रूप से 10वीं और 12वीं की मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना प्रमुख रूप से इसका काम है। अगला देखो, आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए है। भील को, विशेष पिछड़ी जनजातियों को, अशिक्षित जनजातियों को, या फिर बेरोजगार जनजातियों को। तो आप सभी जानते हैं कि आहार अनुदान उनको दिया जाएगा जो वाकई में बहुत, जिनके तक न अन्न का एक दाना है, न कोई ऐसी विशेष सुविधाएं हैं, तो उन्हें आहार अनुदान योजना प्रमुख रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, 2023-24 में मध्य प्रदेश में कितनी बृहद और मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 31, और ऑप्शन डी है 36। क्या इसका आंसर होगा, तो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के तहत जो प्रमुख रूप से है आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी 31। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी खर्च बढ़ाना है, ऑप्शन ए है। बी है मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय घाटा कम करना, साथ में विदेशी मुद्रा भंडार नियंत्रित करना है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है क्या भाई असल में, तो आप सभी को ध्यान रखना होगा, ये इकोनॉमी का प्रश्न है। मूल्य स्थिरता व आर्थिक वृद्धि करना है प्रमुख रूप से मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य। अगला देखो, 2023-24 में भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन क्या है, कृषि निर्यात ने, माल निर्यात ने, या फिर सेवा निर्यात ने, और ऑटोमोबाइल निर्यात ने। तो भैया 2023-24 आप सभी जानते हैं 2025 का पेपर है, तो 23-24 का प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो है प्रमुख रूप से व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसी के लिए इसका जो आंसर है भाई सी है, सेवा निर्यात में जो है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला देखो, 2017-18 में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक किस राज्य में थी। आप देखो प्रश्नों को देख लो, प्रश्नों के लेवल को समझ लो। जब आप अपने सब्जेक्ट पर आओ, जब अपने सब्जेक्ट से पढ़ो, तो उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये इन प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। इस तरह से मिलकर कोई प्रश्न आते तो आपको ध्यान रखना कि इस तरह से पूछा गया था और हो सकता है कि ये पूछा जाए। तो बस वही है कि तैयारी का एक ही मतलब कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी जैसी करेंगे आप, उसी अनुसार आपके नंबर आएंगे, है ना। ऐसा अंधाधुंध पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है कि कोई सी भी किताब उठाई पढ़ डाली पूरी। अपने को ज्ञाता नहीं बनना, अपने को अपनी एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है लिमिटेड सोर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी मोटी बुक पढ़े जा रहे हैं, 6 महीने से पॉलिटी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड चीज़ें, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, समय पर मॉक लगाने हैं। मॉक के साथ जब आपका इंटरव्यू यानी आपका प्री निकल जाए तो आपको मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है। एक एक प्रश्न सिनॉप्सिस बनाने हैं, सिनॉप्सिस शॉर्ट शॉर्ट बनाने हैं अपने, जो आपको याद हो तुरंत हो। शॉर्ट शॉर्ट ऐसे नोट्स बना लो कि एक यूनिट है, यूनिट को फट से आधे घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए। तो मुख्य मुख्य पॉइंट आपके दिमाग में रहे कम से कम, तो वो चीज़ें हैं जो आप तैयारी में अच्छे से कर पाएंगे। अब देख लो, होगी यहाँ तक ज्ञान की बात। अब ऑप्शन देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो क्या इसका आंसर है, तो गहनता सबसे अधिक विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी के लिए मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य इसमें था। अगला देखो, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है आपको बताना है। चावल, गेहूं, कपास, दूध, दालें, मसाले,
चाय, कॉफ़ी, जूट और गन्ना, मक्का, तिलहन। तो भारत कृषि उत्पादों में भैया जो प्रमुख रूप से उत्पादक हैं उनको ध्यान रखना। बी यानी दूध, दालें और मसालों में हमारा जो है प्रमुख रूप से भारत सबसे आगे है। आप सभी जानते हैं मसाले हम ही ने नहीं, हमारे बाहर से जो आने वाले थे, जैसे वास्को डी गामा है, बहुत सारे लोग आए, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ठंडा देश है तो सुरक्षित रखने के लिए चीज़ें या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मसालों को लेकर हमारे यहाँ से गए और उनको अपने जीवन में उन्होंने स्वाद के रूप में अपनाया, है ना। तो हमारा देश बहुत ही महान है, बहुत ही चीज़ें हमारे मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति की वो हर एक चीज़ जो किसी के लिए जीवन जीने के लिए और किसी के जीवन को अच्छा या बेहतर ढंग से जीने के लिए ज़रूरी है, वो हमारे भारत देश में सभी चीज़ें हैं। अब देखिए हमारे यहाँ मौसम, सभी मौसम से हमें रूबरू होना पड़ता है, नहीं तो कहीं गर्मी है तो गर्मी ही गर्मी हो रही है, कहीं ठंड है तो ठंडी ठंड हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें हर मौसम का मज़ा मिलता है। इसीलिए ये भारत ही नहीं, भारत की प्रवृत्ति और इंसानों की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे तकलीफ़ें हों, तो ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं इसी तरह, क्योंकि हमारा देश भी वैसे ही है। अगला देखो, हमारी जलवायु वैसी है। प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए है सिंगरौली, भोपाल, इंदौर और बड़वानी। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो आप ध्यान रखेंगे इंदौर, इंदौर जो है प्रमुख रूप से 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी, ये प्रमुख उसका आंसर होगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 2020 में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना था आपको बताना है। 56 था, 58 था, 60 था या 62 था? तो कितना था भैया एसडीजी इंडेक्स में? तो आप सभी को ध्यान रखना, एमपी का जो स्कोर था 62 था। तो आप जो भी इंडेक्स आते हैं, जितने भी इंडेक्स आने वाले हैं, उन सभी को 2025-26 में जितने भी हैं उनको अच्छे से रट लेना, प्रश्न बनता है। अगला देखो, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? तो कहाँ है भाई? केरल में, है ना। जिस प्रश्न पे ज़्यादा बात नहीं करनी, फैक्ट है उसको फैक्ट के तौर पर लेंगे और आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। एमएसएमई को मुफ्त बिजली, यानी सूक्ष्म और कुटीर उद्योग को मुफ्त बिजली, स्वरोजगार हेतु गारंटी रहित ऋण, स्टार्टअप टैक्स छूट और मुफ्त प्रशिक्षण। तो उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य जो प्रमुख रूप से है भाई, आप सभी को ध्यान रखना, स्वरोजगार हेतु गारंटी रहित ऋण, है ना। जो भी स्वरोजगार अपना स्टार्ट करेगा उसको गारंटी के साथ बिना ऋण के ब्याज, बिना ऋण के धन मिलेगा। अगला देखो, 2023-24 में मध्य प्रदेश बजट का शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत आवंटन था? 12.22%, 10.5%, 18.0% और 15.0%। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी 12.22% जो प्रमुख रूप से इसका आंसर है। अगला देखो, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? प्याज, आलू, बैंगन या फिर टमाटर? तो क्या है भैया, कौन सा आपको इसमें से सही आंसर लगता है? आंसर लगता क्या है 2023-24 में मध्य प्रदेश में जो प्रमुख रूप से क्या आंसर था इसका? टमाटर था भैया, है ना। और आलू वालों, सभी स्टूडेंट का आलू तो फेवरेट है ही, कोई सी सब्जी मिलेगी नहीं बनेगी, आलू तो बनना ही है, आलू और खिचड़ी। ये इनको तो राष्ट्रीय पर्व है इनका, वो सॉरी राष्ट्रीय फूड है ना। कि स्टूडेंट के यहाँ कुछ मिले ना मिले, आलू तो मिले पड़ेंगे, क्योंकि वो ख़राब होते नहीं कभी, है ना। पड़े ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं मिल रहा तो दो आलू काट के। और खिचड़ी, कुकर चढ़ा ही रहता है इनका हमेशा, है ना। जब भी कोई संकट आया, थोड़ा बहुत कहीं के देखो पार्टनरशिप में रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, तो इनके क्या है, इनके विचार मिल नहीं पाते। किसी का चाय में पेट भर के आ जाता तो बोलता मैं नहीं बनाऊंगा, कोई बोलता है कि भैया मेरा तो खो ही गया, मैं नाश्ता कर गया, मैं भी नहीं बनाऊंगा, और रह जाता बेचारा एक, अगर 3 है तो फिर वो क्या करता, वो चढ़ाता चावल है ना। चावल और आलू का तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ में। तो क्या, अगला प्रश्न देखो, एनईजीपी के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं के का सार संग्रह क्या है आपको बताना है। ई प्रमाण, डिजी लॉकर, सारांश या फिर मीटी? तो क्या आंसर है? तो मिशन मोड परियोजना का प्रमुख रूप से आंसर जो है सारांश है, यानी मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत जैसे पासपोर्ट वगैरह इनकी जानकारी जो है प्रमुख रूप से देना मिशन मोड के अंतर्गत सारांश में आता है, आपको ध्यान रखना है। फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, बिल गेट्स और फिर जैक डॉर्सी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो आप आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मार्क जुकरबर्ग। तो जितने भी स्थापना है, यूट्यूब हुआ, कहीं भी कोई की भी सीईओ है, साथ में स्थापना है, वो आपको ध्यान रखनी है। गार्डनर के ई गवर्नेंस मॉडल का सही क्रम आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख लो भाई, मैं नहीं बोलूँगा, ऑप्शन आप देखो, आपको 5 सेकंड का समय है और आपने पढ़ ही लिया होगा मैं जब तक बोल रहा हूँ, और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ।
तो गार्टनर ने जो अपने मॉडल दिया था उसका सही क्रम प्रमुख रूप से उसने बताया था कि भैया पहले सूचना मिलेगी, बातचीत होगी, लेन देन होगा, फिर परिवर्तन। तो ये प्रमुख रूप से 4 बातें गार्टनर के ई गवर्नेंस मॉडल में दी गई थी। अगला देखो, 2024 में पद्म विभूषण कोई प्राप्तकर्ता नहीं है, तो आपको ये जो पुरस्कार मिलते हैं उनमें सभी को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है बैजंती माला वाली, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, ए आर रहमान। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो आंसर आपको ध्यान रखना, आंसर क्या है इसका? 2024 में जो प्रमुख रूप से डी था, ये आपको ध्यान रखना उस समय के अनुसार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एसटी के लिए विधानसभा में आरक्षण देता है? ऑप्शन क्या है? 339, 332 और 334 और 243 डी। तो क्या आंसर है कि एसटी के लिए आरक्षण विधानसभा में देता है? कौन देता है भैया? अनुच्छेद 332 जो प्रमुख रूप से विधानसभा में आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को देता है। अगला देखो, FPGA का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है ना? तो ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन देख लो भाई, मैं इतने बड़े बड़े ऑप्शन नहीं बार बार पढ़ूंगा, आप देख लो और फिर इसका आंसर बताओ, मैं आपको फिर इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। टाइम अप। इसका आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर देख लो, ए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, ये प्रमुख रूप से इसका आंसर है। अगला देखो, पुस्तकों और लेखकों का सही मिलान कीजिए, आपको बताना है, मतलब सही मिलान आपको बताना है। तो क्या है भैया, देख लो यहाँ पहला क्या है? द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, है ना? तो ये ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, उसके आगे क्या लिखा? बेरियर एल्विन। ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पर सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन फिर भी देखो, ट्राइबल्स डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश प्लानिंग पर्सपेक्टिव टीवी, इसके लिए जो प्रमुख रूप से दूसरा क्या दिया? टीवी नायक है। वहीं तीसरा क्या है? द व्हील्स स्टडी, क्या है? RB रसेल एंड RB हीरालाल, और द बेगा के लिए अजीत रायजादा। तो कौन सा सही मिलान है आपको ध्यान रखना है? तो सही मिलान जो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहले का तीसरा है, यानी द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसका जो प्रमुख रूप से सही आंसर क्या है भाई? ये आपको देखना है, तीसरा नंबर है ना? तो क्या है इसका आंसर? RB रसेल और RB हीरालाल। वहीं चौथा दूसरे का आंसर क्या है? ट्राइब्स डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? इसका चौथा है, आपको ध्यान रखना है क्या है? अजीत रायजादा। वहीं दूसरा है, तीसरे नंबर का क्या है? द व्हील स्टडी के प्रमुख रूप से कौन सा है इसका आंसर? तो इसका दूसरा है, यानी टीवी नायक, ये आपको ध्यान रखना है ना? और वहीं अंत में जो है द वेगा के प्रमुख कौन है? तो ये बेरियर एल्विन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको प्रमुख रूप से, ये आपने ऑप्शन के अनुसार देख लिया है और इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेटवर्क की त्रुटियों के से उभरने की क्षमता क्या कहलाती है? रूटिंग, बैंडविड्थ, कंटेंशन या फिर रेसिलिएशन। तो क्या प्रमुख रूप से नेटवर्क की त्रुटियों से उभरने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यानी रेसिलिएशन, है ना? तो ये प्रमुख रूप से आप टर्मिनोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आप देखेंगे कंप्यूटर वाले क्षेत्र में। अगला देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजशेखर ने नहीं लिखी है? आपको बताना है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि या फिर विद्यासाल भंजिका। तो भैया ये तीनों ही प्रमुख रूप से जो है काव्य मीमांसा भी लिखी है, कर्पूर मंजरी भी लिखी है और विद्याशाल मंजिका भी लिखी है। वही प्रबंध चिंतामणि ये प्रमुख रूप से इनकी पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न देखो, MS-DOS किस प्रकार की यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है GUI, स्पर्श आधारित, कमांड आधारित और वॉइस आधारित। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन नंबर सी यानी कमांड आधारित भैया, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 50 प्रश्न हो गए, 50 और है। अपने जी और अपने मन और अपने दिल को वो थोड़ा सा मजबूत करो, 50 प्रश्न और हैं, बस इसको कर लेते हैं, फिर ये हमारा पूरे पेपर जो है 19 से लेकर 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, आपको बताना है। आप देखो, दमोह, मालनपुर, भिंड, नरसिंहपुर, सतना, बानमोर और मुरैना मेहर। तो कौन सा जिला और कौन सा सीमेंट उद्योग है आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, यानी दमोह कहाँ भैया? नरसिंहपुर, ये आपको ध्यान रखना है। दमोह नरसिंहपुर हो गया। भिंड का है? मालनपुर। वहीं सतना मेहर और मुरैना वानपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में सही कथन आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, बड़े बड़े हैं, आप खुद देखो और फिर आंसर टिक करना भैया, ठीक है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सभी आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा? तो भाई साहब इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1, 2 और 4 सही है। बाकी तीसरा जो गलत है, इसमें 80% निर्यात है, ये गलत है। बाकी तीनों ही सत्य भैया। सिंगरौली जिले में बरगवा के निकट एल्यूमिनियम प्लांट है, सही बात है। 2013 से प्रारंभ हुआ उत्पादन, सही बात है। और स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। ये तीनों ही प्रमुख रूप से सत्य है, आपको ध्यान रखना। मेरे साइड से थोड़ा सा अगर यहाँ से कट रहा हो तो देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं, है ना? अगला देखो,
निम्न में से कौन एमपी के पीवीटीजी में नहीं आता, यानी विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नहीं आता? कौन है भैया? सहरिया, बैगा, भारिया या फिर असुर? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ये, बाकी तीनों ही विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, पातालकोट क्षेत्र में किस जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है? भील का है, भारिया का है, खैरवार का है या उरांव का है? सरल प्रश्न, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी भारिया है। अगला देखो, पी आर श्रीजेश को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न, पद्म भूषण और द्रोणाचार्य। आप सभी जानते हैं कि पुरस्कार से जो प्रश्न बने हैं करंट अफेयर के प्रश्न है, तो इसको भी उतनी तवज्जो अभी फिलहाल में नहीं देना, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई काम का नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार था उस समय। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ? अधिकार है 68, 85, 86 और 87। तो आप सभी जानते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, ये प्रमुख रूप से इस समय शिक्षा का अधिकार संशोधन किया गया। अगला देखो, नदी और स्थान सही मिलान करना है। ऑप्शन देख लो और फिर आंसर बताओ। देख लो, सही मिलान देख लो भाई, कहाँ से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है, सब बता दो। तो भाई आपको ध्यान रखना, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 4 3 2 1, यानी बेतवा कहाँ से निकलती भाई? ओरछा, ये देखना है। ताप्ती, ताप्ती कहाँ से भाई? मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई। छिपरा, छिपरा कहाँ से भैया? उज्जैन, है ना। और वहीं वेनगंगा, वेनगंगा कहाँ है? बालाघाट। ये आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। और देखो यहाँ अगर सही समझ नहीं आ रहा तो यहाँ ऑप्शन देख लेना, है ना। अगला देखो, एमपी की जलवायु से संबंधित सही कथन चुनिए, आपको बताना है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, ऑप्शन फर्स्ट है। दूसरा है शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। तीसरा है प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। और चौथा है पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान में समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। तो क्या इसका आंसर होगा? सही कथन है। तो सही कथन भैया 1 3 और 4 है, दूसरा सही नहीं है। यानी प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती, सही बात है। प्रदेश में मानसून वर्षा के वितरण पर समुद्र की दूरी पर भी प्रभाव पड़ता है, सही बात है। और पचमढ़ी ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई संबंधित है। वहीं शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ये थोड़ा सा गलत है भैया। अगला देखो, खनिज और क्षेत्र के संबंध में सही मिलान करने हैं। तो खनिज और उनके क्षेत्र देखो, मैं बोलूंगा नहीं, आप इसको देख लो और इसका आंसर बताओ। और बताओ भाई क्या क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, कमेंट में बता देना कि कितना कितना तुम्हारा कोर्स हो गया है, तुम्हारी एग्जाम से पहले तुम अच्छे से सारा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे कि नहीं। जो भी है कमेंट में कर देना कि हाँ किन किन साथियों का हो गया है। सब कुछ मॉक चल रहा है, बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, पीवाईक्यू भी देख रहे हैं। तो इस बार सिलेक्शन कौन कौन पक्का लेने वाला है कि भैया हमारा तो हो ही जाएगा, तो वो भैया कमेंट कर देंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 4 1 और 2। 3 4 1 और 2 प्रमुख रूप से, यानी तांबा। तांबा कहाँ से है भैया? तो ये बेहद। वहीं हीरा कहाँ है भैया? हीरा आप सभी जानते हैं, हिनोता, पन्ना। स्लेट कहाँ भैया? 1 यानी मंदसौर। वहीं बॉक्साइट कहाँ है भैया? शहडोल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना में छतरपुर का उत्पाद क्या है? छतरपुर का उत्पाद क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है टमाटर, कपास, लकड़ी फर्नीचर या फिर हस्तशिल्प वस्त्र। क्या इसका आंसर होगा, बताएंगे सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है भाई? लकड़ी फर्नीचर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी फर्नीचर जो प्रमुख रूप से इसका आंसर होगा। अगला देखो, आलाखंड के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है, राजशेखर है, परमारिदेव है या फिर जगनिक है? तो कौन है भैया आलाखंड के लेखक? तो आप सभी को ध्यान रखना है, आलाखंड के जो प्रमुख लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी यानी जगनिक है, सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं केशवदास द्वारा, एक सेकंड भाई, आंसर तो शो हो ही गया है, लेकिन केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है, आपको बताना। ऑप्शन डी है राम रसायन, वही रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मंगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मांडू में, चित्रकूट में, त्रिपुरी में या फिर खजुराहो में? तो कहाँ है भाई? तो मंगतेश्वर मंदिर प्रमुख रूप से भैया खजुराहो का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बाइसेप, सार्टोरियस, स्टेपिडियस और ट्राइसेप। तो क्या है भैया? सभी छोटी मांसपेशी आप सभी जानते हैं। स्टेपिडियस जो कान की है प्रमुख हड्डी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कान से संबंधित है। मनसुखा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है, आपको बताना है। पूर्वी निमाड़ में,
मालवा में, बघेलखंड में, या फिर पश्चिमी निमाड़ में। तो कहाँ है भैया मनसुखा लोक नाट्य, किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो ये भैया आपको ध्यान रखना है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी बघेलखंड, है ना। बघेलखंड प्रमुख रूप से मनसुखा लोक नाट्य किस क्षेत्र से? बघेलखंड से। अगला देखो, सत्कार्यवाद किस दर्शन का आधार है, आपको बताना है। वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, या फिर न्याय। क्या इसका आंसर होगा? तो सत्कार्यवाद ऑप्शन नंबर सी यानी सांख्य है, ये आपको ध्यान रखना है। पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस आश्रम में होता है? ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, या फिर संन्यास। तो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस आश्रम में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी गृहस्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? ऑप्शन ए है नम्मालवार, पोएगई, थिरुमंगई, या फिर अंडाल। क्या इसका आंसर होगा? तो अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यानी अंडाल। अगला देखो, दाल उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर मध्य प्रदेश। तो भैया कौन सा है? आप सभी जानते हैं हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश प्रमुख रूप से जो है दाल उत्पादन प्रथम स्थान पर है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है गोपद, पंचविश, ऐत्रेय, या फिर तैत्रेय या शतपथ। तो क्या इसका आंसर होगा? सभी करेंगे आंसर। मेरे जितने भी साथीगण देख रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे अच्छे से। और देखो बीच बीच में थक जाओ तो कुछ रख लिया करो भाई, एक एक घंटे अपन पढ़ते हैं, अपन देखते हैं। मैं भी कल से सर सोच रहा हूँ कि अब कुछ खाने पीने के यहाँ रखता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूँ, आपके जैसा ही हूँ। आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सभी है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो साथ में करते हैं ना, क्या दिक्कत है? साथ में तैयारी करते हैं, साथ में सिलेक्शन लेते हैं, साथ में अपने लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण करते हैं। और मेरी इस उम्मीद है कि आपका सबसे पहले हो जाए। आप बढ़िया से, अगर मैं मेरे से जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी बन रही है, अच्छी आपके लिए है, और बनी रही है। बनना क्या है आपके लिए, हर एक चीज़, हर एक प्रश्न पर अच्छे से मेहनत हो रही है, तो आपके भविष्य के ही निर्माण की बात कर रहे हैं अपन। ऑप्शन क्या है? तैत्रेय व शतपथ ब्राह्मण जो प्रमुख रूप से यजुर्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ था। अगला प्रश्न है 71, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि त्रुटि है, ये कथन था, यहाँ सेकंड कथन टाइप नहीं हो पाया बराबर। और ये आपको ध्यान रखना भैया, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ये सत्य है भैया, है ना। ये सत्य, ये एक फैक्ट आपको मिल गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं तो गड़बड़ है प्रश्न। बाकी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला देखो, 2024 में एमपी में तेल रिफाइनरी की संख्या है, थी मतलब बताना था आपको, 3, 1, 4 और 2। तो भैया तेल रिफाइनरी की संख्या जो है प्रमुख रूप से बी यानी 1 है। अगला देखो, आधारभूत ढांचा सिद्धांत किस केस से प्रतिपादित हुआ था, आपको बताना है। शंकरी प्रसाद से, चंपकम दोरायराजन से, गोलकनाथ से, या फिर केशवानंद भारती से। तो भैया कौन सा बाद था आधारभूत ढांचा यानी भारतीय संविधान का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा भैया? डी यानी केशवानंद भारती से। अगला देखो, न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस समिति पर आधारित थे? हरेंद्र कुमार, सेन, वरदाचारी, या फिर सप्रू। तो क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर आप सभी ध्यान रखें, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, है ना। अगला देखो, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस रूप में है, आपको बताना है। मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक में, मानव अधिकार में है, कानून अधिकार में है। तो आप सभी जानते हैं संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है कब? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। और 300 के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया है। अगला देखो, वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 2021 के अनुसार है था, तो वो आपको ध्यान रखना है, अभी मध्य प्रदेश ही है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणवंत सिंह से को कब फांसी दी गई थी, आपको बताना है। अगस्त में ही सब 1857, 58, 59 या 62। तो कब की गई थी सेनानी ठाकुर रणवंत सिंह को फांसी? तो ये भाई आपको ध्यान रखना है, सी यानी अगस्त 1859 को प्रमुख रूप से जो है फांसी दी गई थी। अगला देखो, दक्षिणी दोलन किन दो महासागरों के मध्य दोलन के प्रतिरूप है? प्रशांत व अटलांटिक, प्रशांत व हिंद, अटलांटिक व हिंद, और कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? दक्षिणी दोलन के प्रमुख रूप से बी यानी प्रशांत व हिंद, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान किस राज्य का है? झारखंड का है, उड़ीसा का है, कर्नाटक का है, या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो बताओ भाई निम्न में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो
देखो एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, आपने देख लिया, कर्नाटक से है ना। तो जो है लोहा इसका सर्वाधिक निक्षेपित भंडार प्रथम स्थान कौन सा था, कर्नाटक का था। अगला देखो, देखो भैया हम मेरे को मालूम है कि तुम्हारा जिया घबरा रहा होगा, एकदम घबराहट होने लगी होगी, भैया बहुत टाइम हो गया यार, कब तक देखें। लेकिन वो देख लो 20 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट से निपटा देंगे। निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। तो सभी जानते हैं गोदावरी जो है प्रमुख रूप से 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये प्रमुख रूप से सबसे लंबी नदी है। अगला देखो, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए है टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा या फिर महुआ कोल। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस आप सभी जानते हैं भैया, बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर बनाया जाता है। अगला देखो, T20 विश्व कप फाइनल 2024 संबंध में कौन सा कथन गलत है ना। मैच वालों जिनको भी मैच पसंद है आपसे ये प्रश्न है, गलत बताना है आपको। ऑप्शन देख लिया आपने, ऑप्शन देख लो, आप ऑप्शन देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। तो भैया इसमें गलत भैया एक, पहला ऑप्शन नंबर ए गलत है कि यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, ये यहाँ नहीं खेला गया था। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो भैया ये मैच कहाँ हुआ था आपको बताना है, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ खेला गया था, कमेंट में बताओ भैया। क्रिकेट प्रेमियों, जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे कमेंट में बता देंगे वही T20 विश्व कप फाइनल 2024 कहाँ खेला गया था। अगला देखो, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में MP सरकार की पहले कौन सी थी। ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, बी क्या है, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का निर्माण, तीसरा है मध्य प्रदेश जनजाति महिला और कल्याण बोर्ड की स्थापना, और चौथा है रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना। तो क्या इसका आंसर होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, 1 और 2 ही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है रानी दुर्गावती की 500 जयंती पर उपलक्ष्य पर बनाया गया। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान है, वहीं ये दोनों गलत है भैया, है ना। अगला देखो, 2023 के लिए MP सरकार का किशोर कुमार सम्मान किसे मिला। कैलाश खेर को मिला, शंकर महादेवन को मिला, राजकुमार हिरानी को मिला या विशाल भारद्वाज को मिला। तो 2023 का भैया किसको मिला था, राजकुमार हिरानी को मिला, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 पर किस गांव को मान्यता नहीं दी गई थी आपको बताना है। प्राणपुर को, सावरवानी को, लाड़पुर खास को और या घोघरा को। तो भैया बताओ इसमें से निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 किस गांव को मान्यता नहीं मिली थी उस समय। तो भैया इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी यानी घोघरा था, है ना, इसको नहीं मिली थी। अगला देखो, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को, 23 सितंबर को, 23 अगस्त को, 23 मई को। तो भैया अंतरिक्ष दिवस सारे दिवसों को ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है। ऑप्शन ऑप्शन क्या है, 23 अगस्त, 23 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रमुख रूप से बनाया जाता है। अगला देखो, पर्यटन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1981, 1986, 1988 और 1998। तो क्या इसका आंसर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि 1986 को प्रमुख रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। समुदायों का क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, क्रमक, चरम समुदाय या फिर समानांतर विकास। क्या इसका आंसर होगा। तो समुदायों का क्रमिक परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। धनबाद में है, चंडीगढ़ में है, भावनगर में है या फिर देहरादून में है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है प्रमुख रूप से भाई साहब देहरादून का है। तो जितने भी संस्थान हैं उन सभी संस्थानों को अच्छे से रट लेना है। अगला देखो, 90 प्रश्न। अब थोड़ी खुशी की लहर आ रही है, अब चलो हम अंत की ओर आने हैं और बस कुछ थोड़े से कष्ट हैं उनको और झेल लेते हैं, फिर जाके हम घूमने जाएंगे अपने सखा या सखी के साथ, आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा ठंडा जी हो जाएगा हमारा, है ना। जिया, चलो ऑप्शन प्रश्न देखो, 2011-12 से 2023-24 तक MP की प्रति व्यक्ति आय में कितना परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन देखो, दुगुनी, तिगुनी, चार गुनी या फिर कोई परिवर्तन नहीं। तो भैया ये 2023-24 तक जो परिवर्तन हुए हैं ऑप्शन नंबर बी लगभग तिगुनी हो चुकी है। अगला देखो, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयु वर्ग क्या है आपको बताना है। 8 से 15, 8 से 17, 9 से 16 और 10 से 19। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयु वर्ग क्या है आपको ध्यान रखना है, 10 से 19। 10 से 19 वर्ष जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयु वर्ग है। अगला देखो, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है 13 जून को, 3 जुलाई को, 3 अगस्त को या फिर 13 सितंबर को। तो कब हुआ था भैया जैव विविधता संशोधन 2023 का राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 3 अगस्त को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। NDRF अकादमी किस शहर में स्थापित है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स नागपुर में, कानपुर में, भरतपुर में या फिर शिमला में। तो भैया अकादमी कहाँ है? भरतपुर का है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, भीमबेटका साहरासर की खोज बाकड़कर ने कब की थी? सरल प्रश्न है, हर बार पूछा जा रहा है, आते जाता है। 1951 से 52, 1954 से 55, 1960 से 61 और 1957 से 58। तो भीमबेटका साहरासर की खोज बाकड़कर ने कब की थी? ऑप्शन नंबर डी यानी 1957 से 58। अगला देखो, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष है 2032, 2037, 2042 और 2047। क्या इसका आंसर होगा? एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य क्या वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 2047, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, उछेरा कांस्य शिल्प किस जिले में स्थित है? बालाघाट में, सतना में, सिवनी में या फिर खंडवा में। तो उछेरा कांस्य शिल्प कहाँ है भाई? सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी बी है भैया, सतना है ना, सिवनी नहीं है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन है यहाँ, सतना इसका आंसर है। अगला देखो, बाघ गुफाओं में बाकी गुफाओं में किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? दूसरी को, तीसरी को, चौथी को या आठवीं को? तो वहाँ पर गुफाएं जो है सबके नंबर्स हैं, तो उसमें से रंग महल किसको कहा जाता है? आपको ध्यान रखना, चौथी को। चौथी को जो है प्रमुख रूप से रंग महल कहा जाता है। अगला देखो, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो श्रेणियों के बीच हैं? आपको बताना है, हिमालय अरावली, विंध्य सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और सतपुड़ा और अरावली। तो निम्न में से जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देख लो, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को ध्यान रखना है। अगला देखो, चरण पादुका गोलीकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? भाई साहब, GT विसर, ऑसबर्न, मेजर गॉन्सन या फिर मेजर टिमनिस। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी है ना, फिसर ने जो प्रमुख रूप से चरण पादुका में गोली चलाने का आदेश दिया था। अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न अपनी पूरी वीडियो का, टूरिया जंगल सत्याग्रह किस नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है ठाकुर मोहकम सिंह, रामूगौंड, गंजन सिंह कोरकू और मूका लोहार। सबसे सरल और सही प्रश्न है। आप सभी जानते हैं गुंजन सिंह कोरकू जो प्रमुख रूप से टूरिया जंगल सत्याग्रह का प्रमुख नेतृत्व किया था। तो भैया ये हमारे थे 2025 का पूरा पेपर है। 2019 से लेकर 25 तक सारे पेपर, मतलब लगभग जो भी 6-7 साल के पेपर हैं सभी सोल्व करा दिए हैं। निश्चिंत होकर इनको अच्छे से 1 बाय 1 देख लेना, सारे पेपर देख लेना, सभी PYQ देख लेना, सभी जो यूनिट चल रही है उनको देख लेना। और बस वही है भैया की तैयारी करते रहो, सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। यूनिट 5 चल रही है, यूनिट 5 के सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी साथी पहले चैनल पे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वही है कि आपका कमेंट मुझ तक आएगा तो और मैं अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट रेडी करके जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको लिए लेकर आऊँगा। अंत में भैया अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।